नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 11 बल तथा दाब। हम बल तथा दाब के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज का हमारा बिंदु है द्रवों तथा गैसों द्वारा लगाया गया दाब। इसे समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। पारदर्शी कांच की एक नली अथवा प्लास्टिक का पाइप लेते हैं। पाइप अथवा नली की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर तथा इसका व्यास 5 से 7.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक अच्छी पतली रबड़ की शीट भी ले सकते हैं। हम गुब्बारे की रबड़ का प्रयोग कर सकते हैं। पाइप के एक सिरे पर रबड़ की शीट को तानकर बांध देते हैं। पाइप को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखते हुए बीच में से पकड़ते हैं। अपने किसी मित्र से पाइप में कुछ पानी उड़ेलने के लिए कहते हैं। रबर की शीट बाहर की ओर फूल जाती है। पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई भी नोट करते हैं। पाइप में कुछ पानी और उड़ेलते हैं। रबर शीट के फुलाव तथा पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई को पुनः नोट करते हैं। इस प्रक्रिया को कुछ बार दोहराते हैं। रबर शीट के फुलाव तथा पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई में कुछ संबंध देख पाते हैं। जैसा कि चित्र 11.14 में दिखाया गया है। पानी डालने के पश्चात रबर की शीट फूल जाती है। क्रियाकलाप 11.9 प्लास्टिक की एक बोतल लेते हैं। पानी या मृदु पेय यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक की उपयोग की जा चुकी कोई बोतल ले सकते हैं। चित्र 11.5 में दर्शाए अनुसार बोतल के पैंदे के पास कुछ सेंटीमीटर लंबी कांच की एक बेलनाकार नली लगाते हैं। ऐसा करने के लिए कांच की नली के एक सिरे को थोड़ा गर्म करते हैं और फिर जल्दी से बोतल के पैंदे में समीप घुसा देते हैं। जोड़ के पास से पानी ना रिसे। यदि पानी रिसता है तो इसको पिघले मोम से अच्छी प्रकार बंद करते हैं। कांच की नली के मुंह को क्रियाकलाप 11.8 के अनुसार एक पतली रबड़ की शीट से बंद करते हैं। अब बोतल को पानी से आधा भरते हैं। इस बार कांच की नली के मुंह पर लगाई गई रबड़ की शीट क्यों फूल जाती है? बोतल में कुछ पानी और डालते हैं। रबड़ की शीट के फुलाव में कुछ अंतर आता है। रबड़ की शीट को बर्तन के नीचे नहीं बल्कि पार्श्व में लगाया गया। क्या इस स्थिति में रबर शीट का फूलना यह दर्शाता है कि पानी बर्तन की दीवारों पर भी दाब डालता है? इसकी और अधिक छानबीन करते हैं। प्लास्टिक की एक खाली बोतल अथवा एक बेलनाकार बर्तन लेते हैं। खाली डिब्बा या प्लास्टिक की बोतल का उपयोग कर सकते हैं। बोतल के पैंदे के पास चारों दिशाओं में 4 सुराख करते हैं। सुराख पैंदे के समान ऊंचाई पर करते हैं। अब बोतल को पानी से भरते हैं। हम देखते हैं कि सुराख से निकलता पानी बोतल से बराबर की दूरी पर गिरता है। यह दर्शाता है कि द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डालते हैं। जैसा कि चित्र 11.16 में दिखाया गया है। क्या गैसें भी दाब डालती हैं? क्या वे भी जिस बर्तन में रखी जाती हैं उसकी दीवारों पर दाब डालती हैं? आइए ज्ञात करते हैं। जब किसी गुब्बारे को फुलाते हैं तो उसके मुंह को क्यों बंद करना पड़ता है? यदि किसी फुलाए गए
गुब्बारे के मुंह को खोल दें तो क्या होगा। मान लीजिए आपके सामने एक ऐसा गुब्बारा है जिसमें सुराग है, क्या आप इसे फुला सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? क्या हम कह सकते हैं कि वायु प्रत्येक दिशा में दाब डालती है? यदि साइकिल की ट्यूब में पंक्चर हो तो इसके अंदर की हवा का क्या होता है? क्या ये प्रेक्षण दर्शाते हैं कि वायु किसी फुलाए हुए गुब्बारे या साइकिल की ट्यूब की अंदर की दीवारों पर दाब डालती हैं? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गैसें जिस बर्तन में रखी जाती हैं उसकी दीवारों पर दाब डालती हैं। वायुमंडलीय दाब। हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर वायु है। वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हम जानते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यदि हम एक इकाई क्षेत्रफल की कल्पना करें और इसके ऊपर वायु से भरा एक लंबा बेलन खड़ा हुआ माने, तब इस बेलन में वायु पर लगने वाला गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। लेकिन वायुमंडलीय दाब है कितना, इसके परिणाम के बारे में हम विचार कर सकते हैं। क्रियाकलाप 11.11। एक अच्छी रबड़ की एक चूषक लीजिए। यह रबड़ के एक छोटे प्याले की भांति दिखाई देता है। इसको किसी समतल चिकने पृष्ठ पर जोर से दबाते हैं। क्या यह पृष्ठ से चिपक जाता है? इसको खींचकर पृष्ठ से उठाने का प्रयत्न करते हैं। क्या हम सफल हो पाते हैं? जब आप चूषक को दबाते हैं तो कप तथा पृष्ठ के बीच की अधिकांश वायु बाहर निकल जाती है। चूषक पर वायुमंडलीय दाब लगता है, इसलिए यह पृष्ठ के साथ चिपक जाता है। चूषक को पृष्ठ से खींचकर अलग करने के लिए लगाया गया बल इतना अधिक होना चाहिए कि वायुमंडलीय दाब पर पार पा सके। इस क्रियाकलाप से संभवतः आपको वायुमंडलीय दाब के परिमाण का अनुमान लग गया होगा। वास्तव में यदि चूषक तथा पृष्ठ के बीच में से समस्त वायु को निकाल दिया जाए तो किसी भी मनुष्य के लिए चूषक पृष्ठ से खींचकर अलग करना संभव नहीं होगा। क्या इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब कितना अधिक होता है? यदि मेरे सिर का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर हो तो मेरे सिर पर वायु कितना बल लगा रही है? एक 15 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल तथा वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई के स्तंभ में वायु के कारण लगने वाला बल 225 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्व बल के बराबर होता है। इस गुरुत्व बल के नीचे हम दबकर पिचक क्यों नहीं जाते? इसका कारण है कि हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर है और यह बाहर के दाब को संतुलित कर देता है। क्या आप जानते हैं 17वीं शताब्दी के जर्मनी के एक ऑटो वैज्ञानिक ऑटो वॉन गैरिक ने बर्तनों से वायु बाहर निकालने के लिए एक पंप का आविष्कार किया। इस पंप की सहायता से उन्होंने नाटकीय ढंग से वायु दाब के बल का प्रदर्शन किया। उन्होंने धातु के 2 खोखले अर्धगोले लिए जिनमें प्रत्येक का व्यास 51 सेंटीमीटर था। इन गोलों को एक साथ जोड़कर उनके बीच की वायु निकाल दी गई। तब प्रत्येक अर्धगोले का पर 8 घोड़े विपरीत दिशा में खींचकर अलग करने के लिए लगाए। वायु दाब का बल इतना अधिक था कि इतने घोड़े भी अर्धगोले को अलग न कर पाए। धन्यवाद। आज यह अध्याय पूर्ण हुआ। इस अध्याय के प्रमुख वैज्ञानिक शब्द हैं वायुमंडलीय दाब, संपर्क बल,
स्थिर वैद्युत बल, बल, घर्षण, गुरुत्वीय बल, गुरुत्व, चुंबकीय बल, पेशीय बल, असंपर्क बल, दाब, अभिकर्षण यानी खींचना, अपकर्षण यानी धक्का देना। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम जुलाई माह से ही हर अध्याय के अंत में कुछ अभ्यास कार्य करते हैं, आपने क्या सीखा यह कक्षा कार्य में करें तथा अभ्यास प्रश्नों को गृह कार्य में उत्तर ढूंढकर इस पाठ को पूर्व में पढ़ें तथा उत्तर ढूंढकर लिखें। धन्यवाद।